एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपने इसके पहले के 7 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप उनको देख कर आइए, फिर इन चीज़ों को देखिए। जिससे क्या होगा कि आप इन चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली चीज़ों को देख रखा है तो आपको इन चीज़ों को समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। तो बात करें इस वीडियो के अंतर्गत, हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त भारतीय दर्शन के बारे में कि भारतीय दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं अगर इनकी देखेंगे तो करीब 14 से 15 पॉइंट में चली जाएंगी, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम पूरा पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय दर्शन है क्या, और उसके बाद जो है इसकी 3 से 4 विशेषताएं इसमें कवर करेंगे, और जो विशेषताएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छे से महसूस भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय दर्शन प्राचीन काल से एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, जबकि पाश्चात्य देशों में अपने यौवन काल से ही दर्शन स्वयं में आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र विषय नहीं रहा, बल्कि प्लेटो एवं अरस्तु के समय से ही यह राजनीति व नीति शास्त्र जैसे किसी अन्य विषय का सहारा ले रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना ये चीज़ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हम देखें भारतीय दर्शन जो है ये प्राचीन काल से ही, मतलब सबसे स्टार्टिंग से ही हम देखें तो ये एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आ रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर भारत को छोड़कर एक अलग देशों में देखें तो उसमें क्या है कि ये जो आपका दर्शन है ये आपका स्वतंत्र नहीं है, वहाँ पे दर्शन शास्त्र स्वतंत्र नहीं है। ये क्या दूसरे सब्जेक्टों का क्या कर रहा है, सहारा लेकर के, दूसरे विषयों का सहारा लेकर के चल रहा है, जैसे नीति शास्त्र, राजनीति, इस प्रकार के सब्जेक्टों का, इन प्रकार के विषयों का क्या कर रहा है, सहारा लेकर के ये विषय चलता है। ठीक है, इतना ही नहीं, भारत में दर्शन अन्य विज्ञानों के लिए मार्गदर्शन प्रदर्शन का काम करता रहा है। मतलब कह रहे हैं कि ये भारत देश में आज़ाद ही नहीं है, ये क्या करता है कि जो अन्य विषय हैं, जो अन्य विज्ञान हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये मार्गदर्शन के रूप में काम करता है कि उन चीज़ों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरीके से लागू किया जाए और क्या इनकी नीति होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का मार्ग प्रदर्शन भी कौन करता है मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय दर्शन करता है। ठीक है, इस तथ्य की पुष्टि कौटिल्य के इस कथन से कर सकते हैं। मतलब कौटिल्य ने कुछ कथन कहा है, देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र अन्य समस्त विषयों के लिए प्रदीप का कार्य करता है। यह समस्त कार्यों का समाधान तथा समस्त कर्तव्य कर्मों का मार्ग प्रदर्शक है। मतलब जो आपके कौटिल्य हैं उन्होंने लिखा है कि जो दर्शन शास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, ये समस्त विषयों के लिए क्या प्रदीप का काम करता है। मतलब रास्ता दिखाने का जो दीपक होता है वो क्या करता है, कोई चीज़ जलाएगा फिर वो रास्ता ही तो दिखाता है, जिसके उजाले में हम लोग पढ़ सकते हैं, अपने कहीं जा सकते हैं, तो वो एक प्रदीप का काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये समस्त विषयों के जो समस्त कार्य हैं उनका समाधान तथा समस्त कर्तव्य के कर्मों का मार्ग प्रदर्शन का भी कार्य करता है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा आपके कौटिल्य ने कहा है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यह है कि भारतीय दर्शन क्या है। मतलब यहाँ पे हम देखें तो हमारे सामने प्रश्न उठ के यह आ रहा है कि भारतीय दर्शन है क्या आखिर में। ठीक है, तो दर्शन शब्द दशा धातु कारण अर्थ के लुट्य प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। तो यहाँ पे हम दर्शन शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो हमारे सामने आता है कि जिसके द्वारा हम देखें वही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। कुछ विद्वान देखा जाए पद को ज्ञान प्राप्त किया जाए से लगाते हैं। मतलब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि देखा जाए से अच्छा हम क्या प्रयोग करें, कि हम वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त किया जाए। मतलब जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वह दर्शन है। ठीक है, ये कुछ और विद्वानों का मानना है जो कहते हैं कि ये परिभाषा ज़्यादा बेटर रहेगी, कुछ देखा जाए से अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्यक्ष, मतलब आंख से देखना, प्रत्यक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो या तो सुन के या देख के या फिर पढ़ के, इन तरीकों से हम क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका हो जाता है वो आंख से देखकर ज्ञान प्राप्त करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों प्रकार के पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण चक्षु द्वारा ही संभव है। मानव स्थूल पदार्थों को देखकर उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु सूक्ष्म पदार्थों को देखने
या उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रज्ञा चक्षु या ज्ञान चक्षु का प्रयोग करता है। मतलब कह रहे हैं कि सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों प्रकार के पदार्थों को मतलब प्रत्यक्षीकरण करने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए हमें चक्षु की आवश्यकता होती है। ठीक है, चक्षु की आवश्यकता होती। चक्षु की मतलब होती है, आप समझ सकते हैं कि चक्षु का मतलब आप देखने से ले सकते हैं, देखने और इच्छा दोनों को मिला के ले सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब बात करें जो मानव है वो स्थूल पदार्थों को क्या कर सकता है, देख कर उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो दूसरा आपका सूक्ष्म पदार्थ आ जाता है उसको देखने के लिए उसको क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रज्ञा चक्षु या ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारतीय दर्शन एक ऐसा विषय या विज्ञान है जो इसी प्रकार प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु को खोजने पर विशेष बल देता है। तो इसी तरीके से हम देखें जो हमारा भारतीय दर्शन है वो क्या करता है, इन्हीं जो आपके चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और कौन से प्रज्ञा चक्षु जो हमें क्या सूक्ष्म पदार्थों को देखने में हमारी मदद करते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, इन्हीं को खोजने पे क्या करता है, विशेष बल देता है, ताकि बौद्धिक मानव सूक्ष्म तत्वों, आत्मा, परमात्मा आदि का साक्षात्कार कर सके, ताकि इन चीज़ों से आदमी जो है, मनुष्य जो है उन चीज़ों से मिल सके। इस प्रकार भारतीय दर्शन सम्यक दर्शन पर बल देता है। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार क्या कर रहा है, भारतीय दर्शन सम्यक दर्शन पे बल दे रहा है, जिसमें नेत्र या दिव्य चक्षु दोनों की अपेक्षा होती है, जिसमें हम नेत्र और दिव्य चक्षु दोनों की क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप उन चीज़ों से जानने का प्रयत्न करते हैं, उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। इनके प्रयोग से ही किसी तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसके प्रयोग से, तो नेत्र या फिर दिव्य चक्षु से। ठीक है, देखें मनु ने लिखा है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालते। ठीक है, जब आदमी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है कि कर्म जो होता है वो मनुष्य को बंधन में नहीं डाल पाता है। जिनमें यह सम्यक दर्शन नहीं होता है वो क्या करते हैं, संसार के जाल में फंस जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। ऐसा कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मनु कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करें, आपने यहाँ पे भारतीय दर्शन के बारे में मोटी मोटा जानकारी तो हासिल कर ही ली है, तो अब इनकी थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में भी देख लेते हैं। तो 3-4 पॉइंट में इन चीज़ों को देख लिया जाता है। थोड़ा समय और भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं देखें। भारत भूमि पर विकसित, समस्त दार्शनिक विचारधाराएं भारतीय दर्शन के नाम से संबोधित की जा रही हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से परिपूर्ण है। इसमें आस्तिक, नास्तिक, यथार्थवादी, वित्तवादी, एकवादी, द्वैतवादी और अनेकवादी, जड़वादी तथा अध्यात्मवादी आदि लगभग सभी प्रकार के दर्शन अपने पूर्ण विकसित रूप में विद्यमान हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें विद्यमान हैं, जैसे आप ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आस्तिक, नास्तिक, यथार्थवादी, एकवादी, चित्तवादी, द्वैतवादी, अनेकवादी, जड़वादी, अध्यात्मवादी, ये सारी प्रकार की चीज़ें इसमें क्या हैं, विद्यमान है। इन विचित्र विचारधाराओं से कुछ बातें सामान्य रूप से जाती हैं। मतलब इसमें भारतीय दर्शन का विशिष्ट रूप उन्हीं से निर्धारित हुआ है जो अभी आपने ऊपर देखा है। अतः विभिन्न दर्शनों में व्याप्त इन एक समान पाई गुणों को ही भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं की संज्ञा प्रदान की जाती है, जिन पर हम आगे संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनको पॉइंट करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कौन सा, उदार दृष्टिकोण, पहला ही आपका आ जाता है उदार दृष्टिकोण, ब्रॉड आउटलुक। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय दर्शन की यह प्रमुख विशेषता है कि भारत भूमि पर विकसित होने वाली प्रत्येक विचारधारा को फलने फूलने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। मतलब यहाँ पे आपने फलने 2 चक्कर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फूलने आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो फूलने का पूर्ण अवसर क्या दिया, प्रदान किया गया, किंतु साथ ही साथ उनकी आलोचना भी पूर्ण न्यायोचित ढंग से की गई। मतलब उनकी जो आलोचना भी की गई वो एक न्यायपूर्ण तरीके से की गई। ऐसा नहीं कि मतलब बस ऐसे बोल दिया गया, उनको तर्क दिया गया अच्छी तरीके से, उन चीज़ों के बारे में दूसरे पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तर्क रखे गए, तभी उनसे सारी चीज़ों को अपने भारतीय इसमें दर्शन में जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय दर्शन की यह भी परंपरा रही है कि कोई भी आलोचना न्याय और निष्पक्ष के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ है। तो क्या कोई भी आलोचना की गई है तो वो न्याय और निष्पक्षता के साथ की गई है। ठीक है, बात करें दर्शन का रूप
कुछ भी हो, या वैदिक हो, अवैदिक हो, भौतिक हो, आदि भौतिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, उसका मूल्यांकन करने में सदैव इस उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि उसका जो रूप है, दर्शन का जो रूप है वो किस प्रकार का है, वैदिक है, भौतिक है, अवैदिक है, अभौतिक है, आस्तिक है, नास्तिक है। सभी का मूल्यांकन जो हमने किया है वो हमेशा उदारवादी दृष्टिकोण को सामने रख करके ही किया है। ठीक है, दूसरा आपका आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण है क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि पाश्चात्य दर्शन एवं भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण अंतर दर्शन के संबंध में दृष्टिकोण की भिन्नता है। पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है, मतलब भारत को छोड़कर जो अन्य देश के दर्शन हैं वो क्या हैं, सैद्धांतिक हैं, क्योंकि उनमें समस्याओं का समाधान केवल विचारों तक ही सीमित है। ठीक है, और भारतीय दर्शन की यह महान विशेषता है कि जो कुछ ऋषियों मुनियों द्वारा समझाया गया उसे अपने जीवन में क्या अपनाकर भी देखा गया। ऐसा नहीं उन्होंने जो बता दिया उन चीज़ों को मान लिया, उनको क्या किया गया, अपने जीवन में उतारा भी गया। यदि विचार विशेष की व्यवहारिक उपयोगिता प्रमाणित हो गई तब तो उसे एक दर्शन के रूप में मतलब जनसाधारण के समस्त प्रस्तुत किया गया, अन्यथा उस क्षेत्र में पुनः खोज प्रारंभ की गई। अतः भारतीय दर्शन को जीवन के निकट कहना अधिक उपयुक्त होगा। मतलब कह रहे हैं इसमें ऐसे ही कोई चीज़ को नहीं मान लिया, जो आपके ऋषि मुनि लोगों ने कहा उन चीज़ों को पहले अपने जीवन में उतारा गया। अगर वो सही है, उन्होंने जिस तरीके से कहा वो चीज़ें फॉलो कर रही हैं, तब तो उसको दर्शन में रखा गया, भारतीय दर्शन में। नहीं तो उन चीज़ों के ऊपर फिर से खोज स्टार्ट हो गई और उनको नए तरीके से सामने ला करके रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को जानकर भारतीय दर्शन को जीवन के निकट कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं, ज़्यादा उचित समझते हैं। ठीक है, अगला आपका आ जा रहा है तीसरा नंबर की मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित दर्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है कि मानव मन एवं चित्त का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके चित्त प्रवृत्तियों का चंचलता को शांत करने पर बल देता है। मतलब देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन जो है ये मानव मन मतलब आप जानते हैं, और चित्त का मतलब भी आप जानते होंगे, का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके, मतलब उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करके क्या चित्त प्रवृत्तियों की चंचलता को शांत करने पर बल दिया है। मतलब जो आपके मन में उटपटांग चीजें उठती रहती हैं, मन भागने का, मन विचलित होने का, मन ना लगने का, ये सारी चीज़ें जो होती रहती हैं उनको शांत करने पर क्या कर रहा है भारतीय दर्शन, बल दे रहा है। पतंजलि योग में इसकी विशुद्ध व्याख्या की गई है और अष्टांग योग प्रस्तुत करके चित्तवृत्तियों का निरोध करने का उपाय बताया गया है। मतलब अगर आप देखें तो पतंजलि योग को पढ़ें तो इसमें क्या किया गया है, इन चीज़ों का बढ़िया, विशुद्ध का मतलब होता है कि आप एकदम फैक्चुअल तरीके से इन चीज़ों की क्या की गई है, व्याख्या की गई मेरे प्यारे दोस्त। और उसमें इसके उपाय के लिए हमें अष्टांग योग दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी चित्त वृत्तियां हैं, मतलब आपके मन में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं अनोखे तरीके के, जिनका कोई सर पैर नहीं है, तो उन चीज़ों को शांत करने का उसमें उपाय बताया गया है। साथ ही हम देखते हैं बौद्ध दर्शन में इंद्रियों की तीव्रता को नष्ट करने के लिए अष्टांग पथ प्रस्तुत किया गया है। और बौद्ध दर्शन जो है उसमें जो है आदमी के जो इंद्रियां होती हैं उनकी जो तीव्रता होती है, जो नाजायज काम करने के लिए उत्तेजित रहती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उनको भी शांत करने के लिए क्या अष्टांग पथ प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जो चौथा आपका आ जा रहा है वो आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप में भी क्या है, विशेषता है किसकी, भारतीय दर्शन की, वो किस प्रकार से है तो देख लेते हैं। चार्वाक विचारधारा के अतिरिक्त समस्त भारतीय दर्शन सत्ता अर्थात रियलिटी को किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस चीज़ को आध्यात्मिक मानते हैं। इनके अनुसार सत्ता अपने मौलिक स्वरूप में भौतिक नहीं हो सकती है। उनका मानना है कि जो रियलिटी होती है ये अपने मौलिक स्वरूप में क्या भौतिक नहीं हो सकती, ये आध्यात्मिक ही हो सकती है। भारतीय विचारक जीवन तथा जगत की भौतिक व्याख्या में कभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। जो भारतीय विचारक हुए हैं वो जीवन तथा जगत की भौतिक व्याख्या, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में कभी उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनका यह असंतोष उन्हें भौतिकवाद से परे आध्यात्मिक सत्ता में क्या अध्यात्मवाद
में परिवर्तित हो जाता है। तो जो ये चीज़ें उनके अंदर संतोष बना रहता है, वो भौतिकवादी से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें क्या करता है, अध्यात्म की ओर मोड़ता है और अध्यात्म की ओर उन्हें क्या करता है, परिवर्तित करता है। यही वह आध्यात्मिक असंतोष है जिससे भारतीय दर्शन उत्पत्ति भी होती है। मतलब यही ये क्या है, आध्यात्मिक असंतोष है, आदमी के अंदर भौतिक चीज़ों को ना मानना, उन चीज़ों से संतुष्टि ना मिलना, यही एक कारण बन जाता है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का कारण भी यही एक चीज़ बन जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्त ये आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे, भारतीय दर्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।